अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो चैप्टर नंबर 7 के का आर्टिकल है, चैप्टर नंबर 7 का। और इसका टॉपिक नंबर मैंने लिख दिया 7.5.1 है। और बुक में अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 233 पे है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड में कुछ इसकी स्टेटमेंट इस तरह बन सकती है कि एक्सप्लेन एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम एंड प्रूव दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन एसएचएम। जिस तरह इससे पहले भी आप ये पढ़ते हैं ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है डिफरेंट सिचुएशन में, तो बिल्कुल वैसे ही आपने यहाँ पर भी प्रूव करना है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो होल्ड कर रहा है ड्यूरिंग एसएचएम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप सब जानते हैं क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो वही चीज हमने इस टॉपिक में भी प्रूव करनी है। लेकिन इस टॉपिक में जब हम लोगों ने इसको प्रूव करना है, जिसको हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए प्रूव करना है, बहुत सिंपल सा आर्टिकल है। शुरू करते हैं। इसके आंसर में सबसे पहले आप लोगों ने एक मास स्प्रिंग सिस्टम अज्यूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर्ड अ मास स्प्रिंग सिस्टम। हम एक मास स्प्रिंग सिस्टम अज्यूम करेंगे। मैंने उसकी डायग्राम भी आपके लिए स्केच की है। ये अब देख लें, आपका सिक्स स्प्रिंग है। अज्यूम कर लेते हैं कि स्प्रिंग को हम लोगों ने एक रिजिड सपोर्ट के साथ इसका एक एंड अटैच किया हुआ है और इसके दूसरे एंड के साथ मास एम हमने अटैच की हुई है। और जो स्प्रिंग हम यूज कर रहे हैं उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इस मास एम को हम लोगों ने इस स्प्रिंग के एक एंड के साथ मास एम अटैच की हुई है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब ये इसकी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन समझ लेते हैं, यानी ये जहां पर ये रेस्ट कर रहा है, ये इसकी मीन पोजीशन भी से लफ्ज लोग यूज करते हैं। और इसी मीन पोजीशन के लिए वर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन भी यूज होता है। मीन पोजीशन भी हम वर्ड यूज करते हैं और इसी के लिए हम वर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन भी वर्ड यूज करते हैं। अब इस मास एम को हम लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच किया, यानी मास एम जो है जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है, इस मास एम पर हम लोगों ने फोर्स अप्लाई की है। जैसे ही मास एम पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होकर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो देखें ना, जैसे हम लोगों ने इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है तो ये मास एम जो है ये डाउनवर्ड मूव कर गए और जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो गया ना। और इस स्प्रिंग की लेंथ में जो इंक्रीज आई है या इसके अंदर जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है या इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आया है उसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट विच इज टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन। ये डिस्प्लेसमेंट हम मीन पोजीशन से ले रहे हैं। इस एक्स को डिफरेंट नाम देते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, इसको एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, इसी को हम इंक्रीज इन लेंथ भी कहते हैं। तो जब हम लोगों ने इस मास एम पर फोर्स एफ अप्लाई की है तो मास एम ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है ड्यू टू दिस फोर्स, और इस स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है उसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। अब इस मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव करना है। देखिए, आप सब जानते हैं कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव करना है तो उसके लिए आपको काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए होगी और उसके लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए होगी ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी मीन काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी मीन काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। अब जो सब जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो 1/2 mv² होता है। m बॉडी की मास है और v यहाँ पर बॉडी की स्पीड है। अब इस v का फार्मूला आप लोगों ने इससे प्रीवियस आर्टिकल में प्रूव किया हुआ है। जो आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था ना, एसएचएम एंड सर्कुलर मोशन, वहां पर आप लोगों ने वेलोसिटी का ये वाला फार्मूला प्रूव किया था, v = ओमेगा। ये आप लोगों को याद होगा, ये एसएचएम एंड सर्कुलर मोशन में आप लोगों ने प्रूव किया था। और r का स्केयर माइनस x का स्केयर, ये फार्मूला आप लोगों ने एसएचएम एंड सर्कुलर मोशन में प्रूव कर चुके हैं पहले। ये जो v लिखी हुई है ये बॉडी की इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अब हम इस फार्मूला में बस छोटी सी चेंज करेंगे, जो रेडियस लिखा हुआ है ना इसको हम x नॉट से रिप्लेस कर देंगे और x नॉट स्टैंड फॉर होता है एम्पलीट्यूड।
यानी ऊपर वाले फार्मूले में जो रेडियस लिखा हुआ है उस रेडियस को हम एक्स नॉट से रिप्लेस कर देंगे और एक्स नॉट स्टैंड फॉर होगा एम्पलीट्यूड। तो ये जो वी का फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, इस टॉपिक में जब यूज कर रहे हैं तो एक चेंज कर रहे हैं, आर को रिप्लेस कर रहे हैं एक्स नॉट से। तो फार्मूला बन जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर, एक्स नॉट एम्पलीट्यूड हो गया, और एक्स हम पहले जानते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मीन डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये आप सब जानते हैं, इट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। और एम्पलीट्यूड भी आप जानते हैं कि ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब बच्चों ये जो v की वैल्यू आप लोगों ने निकाली है, इस v की वैल्यू को इस v की जगह पर हम पुट कर देंगे। तो ये बात अब आप लोगों ने करनी है कि पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन। तो जो वैल्यू अभी आप लोगों ने कैलकुलेट की है, इस वैल्यू को आप लोगों ने ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देना। अगर इस वैल्यू को हम अबव इक्वेशन में पुट करते हैं तो कुछ इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। मैं इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू 1/2m। अब देखें ना v का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो उस v के स्क्वायर की जगह पर आप बिल्कुल वैसे ही ओमेगा और अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और सारे के ऊपर बच्चों आप होल स्क्वायर कर देंगे, सारे के ऊपर होल स्क्वायर आ गए। अब आप इसका स्क्वायर ओपन भी कर सकते हैं, तो 1/2m। अब अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो ओमेगा का स्क्वायर तो आ जाएगा ना, ओमेगा का स्क्वायर तो वैसे ही आप लोगों ने लिख देना। इसी तरह अब इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये चीज कुछ यूं बन जाएगी, एक्स नॉट का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो टर्मिनोलॉजी आपका बन रही है 1/2 एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। इससे प्रीवियस आर्टिकल में आप लोगों ने एक फार्मूला के का पढ़ा था, के जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये आप ओमेगा का फार्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा था। तो चले मैं ओमेगा का लिख देता हूँ। ओमेगा का एक फार्मूला आप लोगों ने स्प्रिंग के लिए पढ़ा था √k/m, यानी ओमेगा का आप लोगों ने फार्मूला एक पढ़ा हुआ है प्रीवियस आर्टिकल में। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं ना, और स्प्रिंग की एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला √k/m होता था। अगर मैं इसकी दोनों तरफ स्केयरिंग कर दूं तो ओमेगा स्केयर किसके बराबर हो जाएगा, k/m हो जाएगा। और यहाँ से अगर बच्चों मैं k की वैल्यू निकाल लूं तो k किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा स्केयर इनटू m हो जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी स्प्रिंग कांस्टेंट का एक फार्मूला बनता है। ओमेगा फिर रिपीट कर रहा हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और m जो है स्प्रिंग की मास नहीं है बल्कि स्प्रिंग के साथ जो बॉडी अटैच हो रहा है उसकी मास है। तो इस फार्मूले में जहां पर m ओमेगा स्केयर लिखा हुआ है, इस m ओमेगा स्केयर को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, k से कर सकते हैं। सो अबव इक्वेशन, इस चीज को अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में बच्चों यूज करें तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहाँ से बन जाएगा वो 1/2 हो जाएगा, और m ओमेगा स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं, k लिख देंगे, और इनटू आपका बन जाएगा एक्स नॉट का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया 1/2 k इंटू एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ये बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने कैलकुलेट की है ये एट एनी इंस्टेंट है, किसी भी इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी का यही फार्मूला होगा। अब क्योंकि बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ड्यूरिंग एसएचएम बॉडी मीन पोजीशन से भी गुजरता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे भी गुजरता है, तो हम काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए बात भी याद रखनी है कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी। अगर आप उस फार्मूले पे गौर करें ना थोड़ा सा इस फार्मूला में, तो आपको लग रहा है काइनेटिक एनर्जी का इस एक्स के साथ जो कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन जब माइनस साइन आ जाए तो जो आपको डायरेक्ट रिलेशन लग रहा होता है उसको हम इनवर्स ट्रीट कर सकते हैं ना। तो काइनेटिक एनर्जी का और एक्स का जो डायरेक्ट रिलेशन लग रहा है इस माइनस की वजह से इनवर्स है। तो कहना ये चाह रहा हूँ जितनी एक्स की वैल्यू फिर कम होती जाएगी, इस माइनस की वजह से काइनेटिक एनर्जी का और एक्स का इनवर्स है, जितनी एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी यहाँ से हमें नजर आ रहा है काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होती जाएगी। जितना एक्स की वैल्यू, एक्स क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, तो जितना एक्स कम होगा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उतनी मैक्सिमम होगी। तो हम चाह रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए फिर एक्स को क्या पुट करें, एक्स की मिनिमम वैल्यू पुट करें।
एक्स की मिनिमम वैल्यू तो कितनी होती है, 0 होती है, और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती कहाँ पर है, मीन पोजीशन पर। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब एक्स मिनिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी उस वक्त मैक्सिमम होगी। अब इस फार्मूले से नजर आ रहा है, तो हम लोगों ने एक्स की मिनिमम वैल्यू पुट की, एक्स इक्वल टू 0। अब आपको खुद आइडिया होना चाहिए कि एक्स इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, जब बॉडी अपनी मीन पोजीशन से पास कर रहा होता है ना। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई भी बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रहा हो, तो जब वो बॉडी अपनी कहाँ से, मीन पोजीशन से गुजरेगा, तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है। इसको आप इक्वेशन ए में पुट करके देखें, इक्वेशन ए से फिर आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी, और उसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/2k इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। तो वैसे लिखा रहा, एक्स को हमने मिनिमम किया है, तो 0 का स्क्वायर लिखें, 0 लिख लें, बात तो एक ही है। तो बच्चों यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी कैलकुलेट हो गया, जो कि 1/2k एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। इसे अब इक्वेशन नंबर बी कह लें। तो हमने इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी भी बना ली है, और उसी को यूज करके हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट की है। अब हम बात करते हैं उसी तरह मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के। तो आप उसी फार्मूले पे खुद गौर करें ना, इन दोनों का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो अब अगर आप एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी फिर मिनिमम हो जाएगी ना, क्योंकि इनवर्स रिलेशन जो एक्स मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी फिर मिनिमम होगी। तो एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, एक्स नॉट ही होती है ना, तो बस वही हम पुट करेंगे। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें आइडिया होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए अभी आप लोगों ने इस इक्वेशन से बात समझ ली है कि एक्स को क्या पुट करेंगे, एक्स नॉट पुट करेंगे। अब बच्चों अगर हम एक्स को एक्स नॉट के बराबर पुट करेंगे, ये एक्स नॉट के बराबर कब हो जाएगा, ये वाली सिचुएशन डेवलप होगी एट एक्सट्रीम पोजीशन पे ना, यानी अगर ड्यूरिंग एसएचएम बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, तो देन उसका एक्स जो होगा वो इक्वल टू एक्स नॉट हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें। इस बात को भी आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि ड्यूरिंग एसएचएम बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ पर हो जाएगी, वो एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम हो जाएगी। इसको इक्वेशन ए में पुट करके चेक करते हैं फिर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2k, ये तो एक्स नॉट स्क्वायर लिखा ही हुआ था ना। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस फॉर्मूले में जो एक्स लिखा हुआ है इस एक्स को भी आप लोगों ने रिप्लेस कर देना है किससे, एक्स नॉट से। एक्स नॉट का स्क्वायर हो गया, अब ये एक्स नॉट स्क्वायर इस एक्स नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी 1/2k इंटू 0 हो जाएगी। इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से बच्चों बन रही है दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो बड़ा अच्छा एमसीक्यू भी है फेडरल बोर्ड के लिए कि अगर कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रहा हो, तो ड्यूरिंग एसएचएम उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिनिमम यानी इक्वल टू 0 कब हो जाएगी, जब बॉडी अपनी कहाँ पर होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, तो वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी, और मिनिमम मीन इक्वल टू 0 हो जाएगी। चले, काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब बच्चों हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, कि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए होगी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें काइनेटिक भी यूज होती है और उसमें पोटेंशियल भी यूज होती है ना। तभी हम बात करते हैं इसकी इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी की। जिस तरह इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी निकाली है, वैसे हमने इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। अभी हमने बात की थी कि इस मास स्प्रिंग सिस्टम को हम लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच किया था, और इसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया था डिस्प्लेसमेंट एक्स तक। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इस बॉडी पर लगने वाली हम रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला तो लिख सकते हैं ना। ये जो सिस्टम है ये स्ट्रेच हुआ है ना, इस पर लगने वाली जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी ना, रिस्टोरिंग फोर्स का अगर हम फार्मूला लिखें ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला बन जाएगा फिर रिस्टोरिंग इक्वल टू हो जाएगा -kx। के यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट है, और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। के स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, एक्स जो है उसका डिस्प्लेसमेंट है, मास स्प्रिंग सिस्टम का फ्रॉम मीन पोजीशन,
और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स किधर है, मीन पोजीशन की तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स की जो होगी वो डायरेक्शन होगी, यानी रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। चले ये हमें आइडिया हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने के का एक फार्मूला बनाया था, आपको आइडिया होगा, और के का फार्मूला हमारे पास बना था एम ओमेगा स्क्वायर, ये भी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले। तो फार्मूला में इस के को हम एम ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से जो एफ रिस्टोरिंग बन जाएगी, माइनस जो शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड मीन पोजीशन है, के की जगह पर एम ओमेगा स्क्वायर, एम मास अटैच विद स्प्रिंग नॉट द मास ऑफ स्प्रिंग, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पहले भी बताया था, और एक्स जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फ्रॉम कहाँ से, मीन पोजीशन से। अब अगर हम इसी फार्मूले को अप्लाइड फोर्स के लिए लिखना चाहें ना, यानी एफ जो है सपोज कर लेते हैं आपकी अप्लाइड फोर्स है, हमें पता है अप्लाइड फोर्स जो होगी वो इक्वल एंड अपोजिट होगी टू द रिस्टोरिंग फोर्स के, यानी अप्लाइड फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट होगी किस फोर्स के, रिस्टोरिंग फोर्स के। तो उस क्योंकि अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो इक्वल आ गया, और माइनस साइन हम लगा रहे हैं ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो हेयर माइनस साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन। इस रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दें। अगर आप इसमें रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज, तो अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला कुछ यूं बन जाएगा, ये माइनस ये वाला हो गया, और रिस्टोरिंग फोर्स का अपना फार्मूला क्या है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो आपकी अप्लाइड फोर्स का फार्मूला बन जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये जो फार्मूला आप लोगों ने अभी बनाया है ये अप्लाइड फोर्स का फार्मूला है, और ये इस बॉडी पर अप्लाइड फोर्स कब लग रही है, जब बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है ना वो एक्स कवर किया है, यानी जब उसने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया है तब उस पर ये वाली फोर्स लग रही है। अच्छा, अप्लाइड फोर्स का हमने फार्मूला बना लिया, और ये अप्लाइड फोर्स कब है, जब बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया। अब अगर हम एट मीन पोजीशन की बात करें, यानी अगर बॉडी जब मीन पोजीशन पर होगा तब उस पर लगने वाली अगर अप्लाइड फोर्स की बात करें, तो मीन पोजीशन पे तो आपको पता है एक्स 0 होता है, तो इनिशियल जो उस पर फोर्स लग रही होगी उसका फॉर्मूला एम ओमेगा स्क्वायर हो गया ना, एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है ना, तो इसका मतलब ये होगा एम ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स की जगह पर 0 हो जाएगा। एक्स को 0 क्यों पुट किया है कि हम अप्लाइड फोर्स देखना चाह रहे हैं मीन पोजीशन पर बॉडी पर कितनी लग रही है, तो मीन पोजीशन पर तो कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, तो इनिशियल जो बॉडी पर लगने वाली फोर्स होगी दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। और ये जो अभी आप लोगों ने कैलकुलेट की है ना एफ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, ये फोर्स कब है, जब डिस्प्लेसमेंट एक्स है, इसको हम फाइनल फोर्स बोल लेते हैं, इसको हम बोल लेते हैं फाइनल फोर्स। तो इनिशियल फोर्स 0 है और फाइनल फोर्स उस पर जो लग रही है वो एम ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स है। इनिशियल फोर्स भी आ गई, फाइनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक्स के लिए भी आ गई। तो अब हम इस सिस्टम पर लगने वाली एवरेज फोर्स कैलकुलेट करते हैं। एवरेज सब जानते हैं कैसे कैलकुलेट होती है, एफ इनिशियल एफ फाइनल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ना एवरेज फोर्स के लिए। तो इनिशियल फोर्स कितनी आ रही, 0, फाइनल फोर्स अब जानते हैं अभी बनाइए एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बाई 2 हो जाएगा, इंटू एफ एवरेज हो जाएगा। एफ एवरेज यहाँ से अगर हम उसका फार्मूला बना लें तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा ना। तो ये आपका जो फार्मूला बन गया है वो एवरेज फोर्स का आप लोगों ने फार्मूला बना ली 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। अब हम लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट करना है ना, हम उस मास स्प्रिंग सिस्टम को स्ट्रेच कर रहे हैं ना, ये जो आपका मास स्प्रिंग सिस्टम था जिसके भी हम बात कर रहे थे, इसको जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहे हैं तो वी आर डूइंग वर्क ना। जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो हम इस पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। वर्क का मतलब क्या है, फोर्स भी लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है ना, तो हम इस पर वर्क कर रहे हैं, और ये वर्क डन हम इस पर जो कर रहे हैं वो अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स कर रहे हैं। इस सिस्टम को हम जो वर्क कर रहे हैं वो अगेंस्ट कौन सी, रिस्टोरिंग फोर्स कर रहे हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब हम लोगों ने इस मास एम पर फोर्स एफ लगाई है, इसने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर की है,
जब फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, तो मतलब वर्क डन हो रहा है। और वर्क डन हम किस फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं? अगेंस्ट दी रिस्टोरिंग फोर्स। तभी हमने यही वर्क कैलकुलेट करना है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं अगेंस्ट दी रिस्टोरिंग फोर्स। तभी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो वर्क डन हुआ है अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स। ये वर्क डन क्यों कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, तो अगर हम वो वर्क डन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट तो हम लोगों ने एक्स ही कवर किया है ना। और अब जो मेजर चीज समझने वाली है वो ये है कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में एवरेज फोर्स क्यों कैलकुलेट की है ना। मतलब हम लोगों ने फोर्स को कैलकुलेट, इनिशियल फोर्स भी निकाली, फिर फाइनल भी बोला, फिर एवरेज फोर्स क्यों कैलकुलेट की है। अब बच्चों खुद सोचो ना, जब हम उस स्प्रिंग को नीचे स्ट्रेच कर रहे हैं, इस स्प्रिंग को जब हम नीचे स्ट्रेच कर रहे हैं, तो सब जानते हैं ना इस पर जो फोर्स लग रही है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, उस फोर्स का एक्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। उस फोर्स का एक्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका एक्स चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स भी चेंज हो रही होगी। मतलब जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, यानी उतना ज्यादा स्प्रिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इससे ये प्रूव हो रहा है कि इस सिस्टम पर लगने वाली ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है। अगर आप फोर्स इंक्रीज करेंगे तो एक्स इंक्रीज होगा। इसका मतलब है इस सिस्टम पर ये लगने वाली जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है। इसका मतलब ये हो कि जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ये कंसेप्ट जरा क्लियर कर लीजिएगा, बल्कि इस तरफ लिख देता हूँ। मैं समझा रहा हूँ एवरेज फोर्स हमने क्यों यूज की थी। तभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इस पर हम जो फोर्स लगा रहे थे वो कांस्टेंट फोर्स नहीं बल्कि वो कौन सी है? वेरिएबल फोर्स है। अब हमें यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन कैलकुलेट करना है किस फोर्स का? वेरिएबल फोर्स का। तो हमने क्योंकि वर्क डन कैलकुलेट करना था वेरिएबल फोर्स का, तो वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करने का एक तरीका आप लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि आपने बॉडी ने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, अगर फोर्स वेरिएबल हो तो हमने पढ़ा था उस सारे पाथ को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में क्या कर दें, डिवाइड करके वर्क कैलकुलेट करें, जो कि आप लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि सारे पाथ को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड करें, अगर वेरिएबल फोर्स हो तो फिर उसका वर्क डन कैलकुलेट होगा। लेकिन वो जो हमने चैप्टर 5 में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड किया था वो वाली फोर्स वेरिएबल फोर्स थी, लेकिन उस फोर्स की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही थी और डायरेक्शन भी चेंज हो रही थी। लेकिन ये जो अभी हम केस पढ़ रहे हैं, जब हम इसको नीचे स्ट्रेच कर रहे हैं, इस फोर्स की मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रही है जब हम इसको नीचे पुल करते जा रहे हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो वेरिएबल फोर्स के वर्क कैलकुलेट करने के फिर दो मेथड हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड करें, उससे वर्क कैलकुलेट करें। बाकी प्रोसीजर आप चैप्टर 4 में इसकी डिटेल देख सकते हैं। लेकिन ये हम तब अडॉप्ट करते हैं जब फोर्स की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही हो, डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो। लेकिन अभी जो हम केस पढ़ रहे हैं उसमें हमारे पास जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, उस फोर्स की सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है ना। तो इस केस में अगर ऐसी वेरिएबल फोर्स हो जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो, तो उस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए वी यूज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज फोर्स। तो वहां पर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाली हेक्टिक प्रोसीजर से बचने के लिए हम लोग एवरेज फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इफ फोर्स इज वेरिएबल ओनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हम लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट करना था और जो फोर्स लग रही थी वो वेरिएबल फोर्स थी, ये वेरिएबल फोर्स थी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट द एवरेज फोर्स। उम्मीद आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो वर्क डन, अब हम वापस आ जाते हैं। अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स हमने कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम फोर्स एवरेज इसलिए यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि फोर्स जो है वो वेरिएबल है। अब हमें पता है कि फोर्स भी हम डाउनवर्ड लगा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट दोनों डाउनवर्ड से ना। पिछले डायग्राम में फोर्स भी बॉडी पर डाउनवर्ड लग रही थी और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड था, दोनों की डायरेक्शन आपस में सेम है, तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो वर्क डन इक्वल एफ एवरेज डिस्प्लेसमेंट कॉज ऑफ 0 डिग्री। एंगल आपको समझ आ चुका है कि थीटा यहाँ 0 डिग्री बनता है। तो बच्चों कॉज 0 डिग्री अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो वर्क डन यहाँ से जो बन रहा है
एफ एवरेज इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अभी आप लोगों ने इस ऊपर वाली इक्वेशन में एफ एवरेज की वैल्यू निकाली है ना, ये वाली एफ एवरेज की वैल्यू, इसको यहाँ पर पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एवरेज, यानी ऊपर वाले फार्मूले से जो आप लोगों ने एफ एवरेज कैलकुलेट किया है m 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x, इसको आप इस एवरेज की जगह पर आप लोग अभी पुट करेंगे। मैं इसकी वैल्यू पे यहाँ पुट करता हूँ, तो इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाई होकर कुछ यूं बन जाएगी, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 उसकी पूरी वैल्यू लिख रहा हूँ m ओमेगा स्क्वायर इनटू x, ये तो एफ एवरेज की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन का भी अपना x भी तो बाकी है ना, ये x और x मिलकर x स्क्वायर हो जाएंगे, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, 1/2 ओमेगा स्क्वायर और x मिलकर x स्क्वायर हो जाएंगे, तो वर्क डन इक्वल टू ये हो गया। अब देखिए ये जो वर्क डन कर रहे हैं ना, ये हम वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। तो बच्चों याद ही रखना है कि वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा, ये वर्क डन एक्चुअली स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वो बात कर रहा है, ये जो वर्क डन हम अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स कर रहे हैं, ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये एक प्रिंसिपल भी है, उस प्रिंसिपल को हम नाम देते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, यानी अगर आप सोचते हैं ना कि वर्क डन जो है वो किस रूल के अकॉर्डिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, बाय यूजिंग ए प्रिंसिपल कॉल्ड कौन सा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स जो हमने किया है, वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि आप लोगों ने उस मास स्प्रिंग सिस्टम को स्ट्रेच करने में जितना वर्क डन किया है, वो वर्क डन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो थोड़ा रेफरेंस याद रखना है कि ये अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। तो वर्क डन जो आपने किया वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसका प्रिंसिपल मैंने बता दिया, दिस इज अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वो जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में फिर आप लोग यहाँ पर इस वर्क की जगह पर पोटेंशियल एनर्जी भी तो लिख सकते हैं ना। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इनटू x बन गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये चीज पढ़ी थी कि m ओमेगा स्क्वायर को तो हम k भी लिख सकते हैं ना, दोबारा इसको k लिख सकते, यानी m ओमेगा स्क्वायर को अगेन हम k की इक्वल भी लिख सकते हैं। ये बच्चों आपका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ड्राइव हो गया। ये फार्मूला शायद आप लोगों ने मैट्रिक में भी देखा होगा कि 1/2 हो जाएगा, x का स्क्वायर होगा, सॉरी 1/2 k इंटू x का स्क्वायर बन जाएगा। ये जो पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने कैलकुलेट की है, ये पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट है ना, और हमें पता है जो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट होती है, उस पोटेंशियल एनर्जी को हम इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। तो ये इक्वेशन डी हो जाएगी, और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो रही है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एट एनी इंस्टेंट है, और जो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट होती है आप सब जानते हैं, उसका हम इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने दोबारा से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है, वो यहाँ से नजर आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी के एक्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है ना, जितनी एक्स की वैल्यू बड़ी होगी पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप पुट कर देंगे एक्स को x नॉट, और x नॉट के बराबर कहाँ पर होता है, एट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी जो x होता है वो बिकम इक्वल टू x नॉट हो जाएगा एट किस पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे x को हम x नॉट पुट करते हैं, तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बिकम मैक्सिमम एंड बिकम इक्वल टू 1/2 k x नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, यानी x डिस्प्लेसमेंट अपने एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगी। इसको अब इक्वेशन बोल दें, ये एमसीक्यू के लिए बातें भी याद रखनी है। इसके बाद वो बात कर रहे हैं कि आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की कहाँ पर होगी। अगर हम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वो आप सब जानते हैं डायरेक्ट रिलेशन है, x जब मिनिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होगी, और x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और ये वाली वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, एट
मीन पोजीशन पे। ये बात भी आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए याद रखनी है कि ड्यूरिंग एसएचएम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पर होगी, एट द मीन पोजीशन। इसका मतलब इसको अगर हम उस ऊपर वाली इक्वेशन डी में पुट करें, वैल्यूज इक्वेशन डी में पुट करेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 k इंटू 0 का स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू जो बन रही है दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। चलें, हम लोगों ने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली है, और इंस्टेंटेनियस भी कैलकुलेट होगी। अब जो हम बात करते हैं कि अब हम लोगों ने इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव कैसे करना है ना, वो लॉ तभी प्रूव होगा जब हम टोटल एनर्जी इन एसएचएम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि टोटल एनर्जी इन एसएचएम, यानी ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हम टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सब बच्चे जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो होती है ना, E is the symbol of total energy. It is a sum of kinetic energy plus potential energy. टोटल एनर्जी सम होती है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। हम इस टोटल एनर्जी का जो प्रूफ है 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे करेंगे। सबसे पहले हम टोटल एनर्जी का प्रूफ करेंगे एट एनी इंस्टेंट। हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट, क्योंकि हमें ये बात पता है ना कि लॉ तभी प्रूव होगा जब टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। जब टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट कितनी बनेगी। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट कितनी बनती है। तो इसमें अब आप लोगों ने बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज इंस्टेंटेनियस वैल्यूज पुट करनी है। काइनेटिक एनर्जी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने इक्वेशन ए में लिखी हुई है, और पोटेंशियल एनर्जी की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है वो इक्वेशन डी में लिखी हुई है। इक्वेशन ए और डी से यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन ए से अगर हम काइनेटिक एनर्जी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखें तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर लिख रहा हूँ 1/2 k इंटू आपका फॉर्मूला बन जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास है इक्वेशन डी में अगर देख लें तो 1/2 k x स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक और पोटेंशियल की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज विद इक्वेशन नंबर मैंने लिखी हैं। अब इसकी आप जरा ब्रैकेट ओपन करें तो बन जाएगा 1/2 k x नॉट स्क्वायर, फिर इसको नेक्स्ट से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से, तो -1/2 k, तो इसके साथ भी आएगा ना -1/2 k x स्क्वायर, इसके साथ भी लिख दिया, प्लस आपके पास ये वाला हो जाएगा 1/2 k x स्क्वायर। अब सबको बच्चों आइडिया हो रहा है कि -1/2 k x स्क्वायर प्लस 1/2 k x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अगर ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो यहाँ से बॉडी की जो एनर्जी बनेगी ना, दैट एनर्जी बिकम इक्वल टू 1/2 k x नॉट स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। तो इसे आप कोई नाम दे सकते हैं, से इसे इक्वेशन नंबर आप लोग f के बाद या और कोई नाम दे सकते हैं, स्मॉल abc नाम दे लें, स्मॉल a का नाम दे लें। तो हम लोगों ने देखा जो टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट बनी है वो 1/2 k x नॉट स्क्वायर बनी है। अब बच्चों हम कैलकुलेट करते हैं टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन। अभी हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे अब आपको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो आपको आइडिया होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी आपको याद हो ना, हम लोगों ने मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट की थी, और मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई थी वो हम लोगों ने देखा था कि उसकी वैल्यू मैक्सिमम थी ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आई थी मीन पोजीशन पे, और उसका फॉर्मूला 1/2 k x नॉट स्क्वायर था। ये बात हमने कहाँ पर देखी थी, इक्वेशन नंबर बी में। और मीन पोजीशन पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो 0 बनी थी, और ये वाली बात हम लोगों ने देखी थी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी मीन पोजीशन पे, और ये वाली बच्चों आप लोगों ने बात देखी थी इक्वेशन नंबर एफ के अंदर। तब हमने मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो टोटल एनर्जी जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एनर्जी तो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है, लेकिन अब हम मीन पोजीशन पे टोटल देखना चाह रहे हैं। तो मीन पोजीशन पे
काइनेटिक तो मैक्सिमम थी, इक्वेशन बी में हमने पढ़ा है, और इक्वेशन एफ में हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या थी, मिनिमम थी। तो इसकी वैल्यू जरा पुट करें जो ऊपर लिखी हुई है। तो 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस 0 हो गया, एक्स नॉट का स्क्वायर है ना, तो टोटल एनर्जी का जो फार्मूला बन गया 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर है। आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि जब हमने टोटल एनर्जी कैलकुलेट की, इसको इक्वेशन स्मॉल बी बोल दें, ठीक है। हम जब टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे तो टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट भी कितनी बनी है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बनी है, और टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन भी क्या बनी है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बनी है। अब अगर हम ये प्रूव करने में कामयाब हो जाएं कि टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट और टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन तो इक्वल आ चुकी हुई है, अब अगर हम ये प्रूव कर लें कि टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बनती है, तो फिर हम ये बात कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि टोटल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम कांस्टेंट रहेगी, जो वैल्यू उसकी एट एनी इंस्टेंट पर है वही उसकी मीन पोजीशन पर है। अब बाकी ये है कि हम प्रूव कर लें कि टोटल एनर्जी एट कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर। अगर यही आंसर आ जाए तो फिर आपकी बात प्रूव हो जाएगी। तो अब हम चेक करते हैं टोटल एनर्जी को एट एक्सट्रीम पोजीशन। आप लोगों को अपनी प्रीवियस इक्वेशन याद होंगी, हमने जब टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमें काइनेटिक भी चाहिए होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए होगी। तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन चेक की थी ना, काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन जो बनी थी दैट इज इक्वल टू 0 आई थी। हमने प्रूव किया है कि काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन मिनिमम होती है, और ये इक्वेशन सी में हमने पढ़ा था। इसी तरह अगर आपको याद हो तो हमने पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन पढ़ा था, वो मैक्सिमम होती है और उसका फंडा 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर होगा। और ये वाली बात हमने इक्वेशन नंबर ई में देखी थी ना, इक्वेशन ई में हमें पता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होती है। अब ये दोनों एनर्जीज मैंने एट एक्सट्रीम पोजीशन लिखी है। अब हम चेक करते हैं टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो पता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है। अब हम ये फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक के साथ तो मिनिमम आएगा और पोटेंशियल के साथ क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। अगर इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी हो जाएगी, 0 बन जाएगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो बन रही है वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होगी। तो जो ई बन गई है, देख लें दोबारा आंसर सेम आ गया। अब आप जरा खुद सोचें, हमने इक्वेशन ए बी और सी से यही बात देखी है ना। अगर हम कंक्लूजन ड्रॉ करने लगो, अब मैं कंक्लूजन ये है कि अगर हम इक्वेशन ए को देखें, बी को देखें एंड सी को देखें, तो तीनों इक्वेशन में ये बात कॉमन आ रही है कि टोटल एनर्जी का फार्मूला हर पॉइंट पे कितना बना है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बना है। आप इसको एट एनी इंस्टेंट कैलकुलेट करें, एक्सट्रीम पोजीशन पे कैलकुलेट करें या मीन पोजीशन पे, तो टोटल एनर्जी विल रिमेन्स क्या चीज, कांस्टेंट। यानी अगर कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रहा हो तो उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। बट हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हो रही थी पोटेंशियल में, और पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही थी किस में, काइनेटिक में। तो कंक्लूजन यही है कि अगर कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म करे तो टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, बट काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही होगी पोटेंशियल में, और पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही होगी किस में, काइनेटिक में। सो इस बात का मतलब ये बना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड होगा इन एसएचएम। देखिए बच्चे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, वो ठीक है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट और पोटेंशियल काइनेटिक में, वो बातें भी ठीक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म करे तो ड्यूरिंग एसएचएम टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल रिमेन्स कांस्टेंट, बट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एंड पोटेंशियल इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ तक आप बोर्ड में लिखेंगे। एंड पे ये मैंने छोटा सा ग्राफ भी स्केच किया हुआ है, ये ग्राफ भी इस क्वेश्चन का पार्ट है और आप लोगों ने बोर्ड में ये ग्राफ बनाना होता है। ये ग्राफ बच्चों उसने प्लॉट किया हुआ है एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। इस एक्सिस का नाम एनर्जी ले रहा है वो, और ये वाला एक्सिस डिस्प्लेसमेंट का है।
तो एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ प्लॉट कर रहा है। अब जब बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रहा होता है तो उसकी दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है ना, एक यूं समझ इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है और ये उस बॉडी की जो है वो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। ये मीन पोजीशन होगी, ये ओ तो कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन है ना। इधर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, इधर नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग एनर्जी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिस्प्लेसमेंट का है। अब आप लोगों ने ग्राफ प्लॉट करना है। अब जरा खुद सोचें, अगर मैं आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताऊं तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी हमने काफी डिटेल से पढ़ा है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होती है। ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन जब एक्सट्रीम पोजीशन होगी तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। ये पॉइंट लगेंगे ना, मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक क्या है, जीरो है। तो अगर मैं काइनेटिक का यहाँ पर बच्चों ग्राफ प्लॉट करूं तो कुछ उस ग्राफ की जो शेप है वो मेरे पास इस तरह की शेप बननी चाहिए, कुछ इस तरह की इसकी शेप बनेगी। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ ये वाली शेप बन जाएगी। हमें इस शेप से आइडिया हो रहा है कि मीन पोजीशन पे ये एनर्जी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही, जीरो आ रही है। तो इसको थोड़ा कोशिश कीजिएगा स्मूथ सा ग्राफ बने, जिस तरह एग्जैक्ट पैराबोला होता है ना, तो पैराबोला जैसा आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये बच्चों ग्राफ आपका किस एनर्जी का हो गया, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो गया। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है। ये जो शेप है ना, ये जो भी आपको शेप नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का अगर एमसीक्यू आता है ना, इसकी शेप क्या होती है, तो आपके सामने शेप बनी हुई है, आपको शेप याद होनी चाहिए। इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। इस शेप को हम नाम दे रहे होते हैं, पैराबोला का नाम देते हैं। अब पैराबोला दो तरह के होते हैं, और ये जो भी आप लोगों ने ग्राफ बनाया है, इस पैराबोला को हम बोलते हैं कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला। कनकेव, ये मैथ्स की टर्म है, कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला। तो ज्यादातर तो बोर्ड में चांसेस यही होते हैं, एमसीक्यू में ये ग्राफ एमसीक्यू आता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कौन सा होगा, तो आप ऑप्शन में पैराबोला ही चूज करेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट पैराबोला के नाम लिखे हुए हैं तो फिर ये वाला जो पैराबोला होता है उसको मैथमेटिक्स में हम क्या बोलते हैं, कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इसी के ऊपर एक और ग्राफ स्केच करते हैं। इसी के ऊपर मैं बना देता हूँ, बोर्ड में चाहे तो लहदा बना सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं। आप मेरे ख्याल सब जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मीन पोजीशन पे उसकी वैल्यू जीरो होती है ना। पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे जीरो होती है, और जब एक्सट्रीम पोजीशन आती है तो एक्सट्रीम पोजीशन ये वाली है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फिर मैक्सिमम होगी। यहाँ पर उसका पॉइंट लगेगा ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम है और एक नेगेटिव एक्सट्रीम है। इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे भी पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये पॉइंट आएगा। इसका मतलब जब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे तो मीन पे जीरो है, एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम हो या पॉजिटिव एक्सट्रीम हो तो उसकी वैल्यू वहां पर मैक्सिमम होगी। तो इसके ग्राफ की शेप कुछ यूं बनेगी। ये बच्चों जब ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, ये भी पैराबोले शेप तो बनती है ना, दिस शेप इज आल्सो पैराबोला। लेकिन ये वाला जो ग्राफ बन रहा है ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। तो बोर्ड में याद रखना है कि अगर ये वाली शेप आ जाए तो ये ग्राफ भी पैराबोला ही बनता है। तो इसके एमसीक्यू भी सेम बनेंगे। अगर आपसे पूछे ना पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कौन सा होगा, तो हम इन शॉर्ट इसको क्या चूज करेंगे, पैराबोला ही चूज करेंगे। लेकिन अगर पूछता है कौन सा पैराबोला है, इसको बोलते हैं कनकेव अपवर्ड पैराबोला ना, कनकेव अपवर्ड पैराबोला। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कनकेव अप एंड डाउनवर्ड वाली टर्मिनोलॉजीज क्यों यूज की हैं, क्योंकि दोनों के ग्राफ पैराबोला है ना। तो हो सकता है एग्जामिनर जब एमसीक्यू बनाए तो वो थोड़ा चेंज कर दे, ताकि बच्चे को ये पता हो कि कनकेव अपवर्ड कौन सा है और कनकेव डाउनवर्ड कौन सा है। तो ये जो कनकेव अपवर्ड बन रहा है ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, और कनकेव डाउनवर्ड जो है वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। और ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। यहाँ पर इसी ग्राफ के अंदर उसने टोटल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी बनाया हुआ है। मैं वैसे उस ग्राफ को अलग करके बनाता हूँ, फिर उसके अंदर भी शो कर दूंगा। तो ये यूं समझने कि मैं इधर ग्राफ बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, फिर उसमें भी शो कर देता हूँ। अगर हम इस ग्राफ में
ये वाला एक्सेस हम एनर्जी का ले रहे हैं। बस एक्सेस नॉर्मली हम इधर एक साइड पे लेते हैं ना, आपकी बुक में उसने ये वाला एक्सेस सेंटर में ड्रॉ किया, तो कंफ्यूज होने की बात को नहीं, बस बुक में ऐसे है तो हमने भी सेंटर में ले लिया। ये एनर्जी ले लें, इधर हम डिस्प्लेसमेंट ले लें। तभी हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करे, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करे, लेकिन टोटल एनर्जी जो होगी वो ऑलवेज रिमेन्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन हुआ ना, फिर इसका ग्राफ फिर स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये बेसिकली ग्राफ है, ये आपका यहाँ पर टोटल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। तो अगर आपका एमसीक्यू आता है ना कि टोटल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कौन सा होगा, तो टोटल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज नहीं होती, वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट ही रहती है। लेकिन आपकी बुक में ना उसने इसी ग्राफ के अंदर इसको शो किया हुआ है, तो आप अगर इसी ग्राफ के अंदर भी शो कर सकते हैं, तो आपको पता नहीं यहाँ पर जब क्या हो रही है, काइनेटिक बढ़ रही है एनर्जी, उस वक्त पोटेंशियल कम हो रही है। लेकिन किसी भी पॉइंट पे हम काइनेटिक और पोटेंशियल का सम ले लें, किसी भी पॉइंट पे अगर हम काइनेटिक और पोटेंशियल का सम ले लें, तो दैट गिव यू द टोटल एनर्जी विच रिमेन्स क्या चीज, कांस्टेंट। तो उसका जो ग्राफ अगर हम बनाएंगे ना, इसी के ऊपर अगर हम शो करें, तो वो ग्राफ बुक में यूं शो उसने किया हुआ है। तो दिस ग्राफ इज, और इसके ऊपर उसने लिखा भी हुआ है, ये जो ग्राफ है ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है। मैं समझा देता हूँ दोबारा भी। देखिए ये हमने यही चीज है असल में ना, ये टोटल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट गुजरने से टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती। उसने इस ग्राफ को यहाँ शो किया हुआ, तो यहाँ से इसको समझे भी आप लोग ना कि ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है, डिस्प्लेसमेंट के साथ टोटल एनर्जी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट चेंज होने से टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। अभी हमने प्रूव किया टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन इसको आप किसी और सेंस में समझें, इस सेंस में समझें कि ये स्ट्रेट लाइन कैसे आई है। देखिए अगर हम इस पोटेंशियल और काइनेटिक को ऐड करें, तो जो एनर्जी बनती है दैट इज कॉल्ड टोटल एनर्जी। किसी भी टाइम पे देख लें, मैं आपको समझाने के लिए कोई एक पॉइंट लेता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, इस पॉइंट पे समझे, इस पॉइंट पे हम देखना चाह रहे हैं कि टोटल एनर्जी कितनी होगी। इस पॉइंट पे टोटल देखना चाह रहे हैं कितनी होगी। तो इस पॉइंट पे अगर आप टोटल देखना चाह रहे हैं, तो खुद सोचें कि इस ग्राफ में इस पॉइंट पे अगर आप देखें, तो ये जो आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये वैल्यूज किस एनर्जी की हैं, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज आ रही है। और इसके नीचे जो ग्राफ चल रहा है वो किस एनर्जी का ग्राफ चल रहा है, काइनेटिक का चल रहा है ना। तो अगर किसी भी पॉइंट पे हम पोटेंशियल और काइनेटिक की दोनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कोई भी पॉइंट अगर आप ले लें, तो कुछ आपका वैल्यूज पोटेंशियल की आएगी और रेस्ट ऑफ वैल्यू किसकी आएगी, काइनेटिक की। और पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों का जब हम सम करेंगे, तो दैट गिव यू द टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी तो हर पॉइंट पे फिर क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, ये कहानी इसमें कि टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे इसलिए सेम रहती है कि वो काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के बराबर होती है। जहाँ काइनेटिक कम होती है वहाँ पोटेंशियल ज्यादा हो जाती है, जहाँ पोटेंशियल कम होगी वहाँ काइनेटिक ज्यादा हो जाएगी। जिस तरह ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम हो गई है। तो ये लाइन तो फिर क्या चलेगी, हर वक्त स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, क्योंकि दोनों का सम हमेशा सेम रहता है। जिस तरह इस पॉइंट पे देखें ना, यहाँ पर आपके पास जो है वो एक एनर्जी 0 हो मैक्सिमम हो रही है और दूसरी क्या हो रही, 0 हो रही। पॉइंट तो ऊपर ही आएगा ना। इस पॉइंट को देख लें, इस पॉइंट पे ये वाली जो एनर्जी आपकी काइनेटिक है वो 0 हो रही है, लेकिन पोटेंशियल मैक्सिमम हो रही है। इसलिए यहाँ पर जो जो सम के पॉइंट्स होंगे ना, काइनेटिक और पोटेंशियल के जो सम के पॉइंट्स होंगे, दैट गिव यू दी स्ट्रेट लाइन। तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट आपको आइडिया हो चुका होगा। इसमें कुछ छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू भी बनते हैं, वो भी हम इसके साथ ही जल्दी से उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। आप उनको एमसीक्यू भी आ सकते हैं और आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा, इसके बाद कोई भी आगे क्वेश्चन बन सकता है, मैं डिफरेंट क्वेश्चन लिखता हूँ। एक क्वेश्चन ये आ सकता है
काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू 1/4 ऑफ कौन सा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। समझ आएगी बात? काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू 1/4 टाइम ऑफ कौन सी तो काइनेटिक एनर्जी। या और भी कोई क्वेश्चन बना सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बिकम इक्वल टू हाफ ऑफ कौन सी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू हाफ ऑफ कौन सी ई मीन कौन सी टोटल एनर्जी। इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों के बन सकते हैं। चलें इन सारों को बारी बारी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह की बात करते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हल करेंगे। लेकिन जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप लोगों ने सिंपली उसमें वैल्यूज पुट करनी है, उसमें आप लोगों ने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ना, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, तो बड़ा आसान है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, 1/2 क्या था, x0 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने पढ़ी हुई है 1/2 kx स्क्वायर। वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर दें, नीचे लिखता हूँ ऊपर जगह नहीं, इसकी ब्रैकेट ओपन करें तो 1/2 k x0 का स्क्वायर माइनस 1/2 k x का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 k x का स्क्वायर हो जाएगा। इस माइनस को सिर्फ ले जाएं, 1/2 k x0 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/2 k x का स्क्वायर। ये वाला हो गया, ये माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 1/2 k x का स्क्वायर। अब 1/2 बच्चों मिलकर 1 हो जाएंगे, तो 1/2 k x0 का स्क्वायर, ये दोनों तो मिलकर 1 हो गए ना, तो खाली क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर बच गया ना। अब देखें ये वाला के इस के से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एक्स चाहिए ना, एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, x0 स्क्वायर बाय 2 नहीं हो जाएगा। अगर अब यहाँ से x निकालना चाहते हैं तो इस इक्वेशन के दोनों तरफ अंडर ले लें, ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो गया। इसको हम यूं लिख सकते हैं ना, इन दोनों के ऊपर अंडर आ रहा है ना, तो क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो डिवीजन में हम दोनों के ऊपर अंडर को अलग-अलग कर सकते हैं। तो ये जब अलग-अलग करेंगे तो स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो जाएगा, x0 बाय √2 हो जाएगा। ये भी आंसर ठीक है। सवाल क्या था, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने बताया कि वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कितना बनता है, x0 बाय √2 होता है। अगर इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो 1/√2 होता है 0.707 ऑफ x0 हो जाएगा। तो इस तरह आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने डिफरेंट क्वेश्चन लिखे हैं लेकिन सबको अटेम्प्ट करने का तरीका सेम है। कोई और भी इनमें से एक आधा चलें, ये एंड वाला सॉल्व कर देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी हाफ कब हो जाएगी, किस एनर्जी का, टोटल एनर्जी का। बाकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट वही है, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी बिकम हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। तो जो भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों ने मैकेनिज्म उसका सेम रखना है। तो जिस तरह ये बन रही है ना, काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन आ रहा है हाफ हो जाएगी टोटल एनर्जी का। बाकी ये स्टेटमेंट हर क्वेश्चन के साथ है, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो जो भी क्वेश्चन आ जाए आप उसमें वैल्यूज पुट करें, काइनेटिक की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 1/2 k, अभी आपने पढ़ा है ना, x0 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर 1/2 इंटू ई की जगह पर आप लोगों ने क्या लिखना है, 1/2 ई कितना था, के x0 का स्क्वायर था ना, आप लोगों ने ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब बच्चों देखो ये वाला 1/2 से कैंसिल हो गया और के को आप लोगों ने के से कैंसिल कर दिए, 1/2 से कैंसिल हो गया, के को आप लोगों ने के से कैंसिल कर दिया, तो कितना बन गया, x0 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इस तरफ बच गया ना, x0 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, उस तरफ आपका k तो कैंसिल हो चुका है, तो 1/2 x0 स्क्वायर खाली बच गया, 1/2 x0 स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 से कैंसिल हुआ, k को k से कैंसिल कर दिया, इधर x0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बच गए,
और इधर ये वाला 1/2 एक रहता है, k तो कैंसिल हो चुका है तो x नॉट का स्क्वायर हो गया। अब आप x को दूसरी तरफ ले जाए, x नॉट को इस तरफ ले जाए, तो x स्क्वायर इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस, इसको इधर ले, तो x नॉट का स्क्वायर सिंपल अब है, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर -1/2 x नॉट का स्क्वायर। अब इसको हल कर सकते हैं, x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम ले लेना, 2x नॉट का स्क्वायर -x नॉट स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। x का स्क्वायर यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका बन जाएगा x नॉट स्क्वायर बाय 2, आंसर आ गया। बाकी अगर आप x कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल पहले मेथड की तरह दोनों तरफ आप लोगों ने अंडर रूट ले लेना है, तो ये बन जाएगा x नॉट बाय √2, इस तरफ स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। तो देखें लकीली इसका आंसर भी पुराने क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा है, यानी जो प्रीवियस हमने अटेम्प्ट किया है उसके साथ लकीली इसका आंसर भी मैच कर रहा है। तो अब आप अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको इस तरह की कोई कंडीशन गिवन है, आप सिंपली उस क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट करने के बाद आप उसको सेम मेथड से सॉल्व करेंगे तो एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। एंड पे जो फ्रैक्शन आती है उसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व करके आप लिख सकते हैं, जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने 1/√2 को 0.707 लिखा है। कोई भी जो नंबर आ रहा होगा आप चाहें तो उसको एंड पे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। खुश और आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।